माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू वार्म वेलकम ऑन स्टडी फॉर रन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी फॉर रन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस में हमें मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, और उन्हीं मल्टीपल सब्जेक्ट में हमारे सामने एक मेजर पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डील करूंगा भारतीय इतिहास को लेकर के, इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बुजुर्गों कहा करते हैं, हमारे इतिहासकार ऐसे बताया करते हैं कि हिस्ट्री इज ए टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है दैट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट, जो हमें अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कहने का मतलब, जो भी घटनाएं, जो भी इवेंट अतीत में घटित हुई है, उन घटनाओं का जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये बनता है कि क्या अतीत में घटित सभी के सभी घटनाएं इतिहास है? नॉट एट ऑल, नहीं दोस्तों। अतीत में घटित सभी के सभी घटनाएं इतिहास नहीं है। अतीत में घटित सिर्फ उन घटनाओं को इतिहास कहेंगे जो निश्चित तौर पर घटित हुए, जो डेफिनेटली हुए, जिसका हमारे सामने सोर्सेस हो, जिसका हमारे सामने प्रमाण हो। यानी कहने का मतलब, जो घटनाएं का हमारे सामने सोर्सेस हो, जो घटनाएं का हमारे सामने प्रमाण हो, हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं को क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास यानी हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो वर्ड है, ये हिस्ट्री जो शब्द है, ये डिराइव हुआ है एक यूनानी शब्द से, एक ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से। ये हिस्टोरिया वर्ड से हिस्ट्री डिराइव्ड हुआ, और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हीं को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा गया है, और इसी हिस्टोरिया शब्द से डिराइव हुआ है हिस्ट्री वर्ड, इतिहास शब्द। दोस्तों, चूंकि ये नेक काम को सबसे पहले खोजबीन करके, सबसे पहले छानबीन करके अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी दिया एक यूनानी व्यक्ति, एक ग्रीक पर्सन, जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले अतीत में घटित घटनाओं को खोजबीन करके, छानबीन करके हमें जानकारी दी एक हिस्टोरिका नामक किताब में, और उसी हिस्टोरिका नामक किताब ने उसने सबसे पहले जानकारी दिया इतिहास में घटित घटनाओं को बारे में। इसी कारण से हम हेरोडोटस को ही कहते हैं क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता। तो दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। लेकिन इतिहास तो सिर्फ हम उन्हें कहेंगे जो हमारे सामने निश्चित तौर पर घटित हुई है, जिसका हमारे सामने डेफिनेटली हुआ हो, जिसका हमारे सामने सोर्सेस हो, जिसका हमारे सामने प्रमाण हो। क्या दोस्तों? जिसका हमारे सामने सोर्सेस हो, जिसका हमारे सामने प्रमाण हो। और वो प्रमाण और वो सोर्सेस कैसा होना चाहिए? तो प्रमाण, इतिहास को जानने का हमारे सामने तीन प्रकार का सोर्सेस होता है। वी हैव 3 टाइप ऑफ सोर्सेस टू नो अबाउट हिस्ट्री। इतिहास को जानने का हमारे सामने तीन प्रकार का सोर्सेस होता है। सबसे पहला सोर्सेस होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं? तो हम पुरातात्विक स्रोत में इंक्लूड कर सकते हैं फॉसिल्स, कोएंस, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मॉन्यूमेंट, स्मारक, स्टैचूज, मूर्तियाँ। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहलाएंगे। अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो हम जानते हैं दोस्तों, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे फॉसिल्स मिले हमें, बहुत सारे अवशेष मिले, जैसे धान्य कोठार, स्नानगार, चावल के साक्ष्य, गेहूँ के साक्ष्य, लकड़ी का बैलगाड़ी, कांसे का नग्न मूर्ति। इन सभी के सभी फॉसिल्स को देखकर ही हमने क्या आकलन किया, सिंधु घाटी के इतिहास में क्या घटित हुई है। वहाँ के एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, नली प्रणाली जो पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को देखकर ही हम लोग आकलन किए कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुई है। तो इन फॉसिल्सों को, इन अवशेष से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर हम कॉइन्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का अध्ययन को बोलते हैं नुमिसिमैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को नुमिसिमैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के हुआ करते हैं द कॉइन ऑफ पंचमार्क, पंचमार्क के सिक्के। पंचमार्क के सिक्के ही भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के हुआ करते हैं। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले हुए इंडो ग्रीक। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि भारत में कुषाण वंश के राजा कनिष्क में ही, कुषाण वंश में ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों, पुराने समय में राजाओं महाराजाओं ने, है ना,
जो सिक्के बनते थे सोने चांदी या शीशे के, उन सिक्कों में तिथियां उल्लेखित कराते थे, छवियां उल्लेखित कराते थे। पहले देवी देवताओं के फोटो उल्लेखित कराते थे, फिर तिथियां, फिर देवी देवताओं के फोटो, फिर अपना तिथियां, जिसका शासनकाल रहा उसका तिथियां, है ना, जितना दूर वो शासन किया, फिर उसका नाम उल्लेखित कराते थे। इसी प्रकार से हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ना, गुप्ता पीरियड में ही एक महान राजा हुआ करता था, एक महान रूलर हुआ करता था, जिसको हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, और उसे ही हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते थे। उसी समुद्रगुप्त के शासनकाल के सिक्के को हमें देखने से हमें ये पता चलती है कि जिन सिक्कों में, उसके समय के सिक्कों में ही संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा हुआ, और उन्हीं के समय के सिक्के को पीछे की ओर पलट करके देखते हैं तो समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए अंकित की गई है। इन सिक्कों को, इन फॉसिल्स, इन कॉइन्स को देखने से हमें समुद्रगुप्त का इतिहास के बारे में पता चली, क्योंकि हमें इन सिक्कों को देख करके हमें पता चला कि ये जो सिक्का है ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का है, एक प्रमाण मिला हमें। और इन सिक्कों को ध्यान से देखने से हमें ये भी पता चलती है कि समुद्रगुप्त वाज ए बीना प्लेयर, समुद्रगुप्त एक बीना वादक है। और साथ साथ हमें ये भी पता चला द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र ही हुआ करता है क्या? वीणा। वीणा ही भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। इसके बाद अगर बात करें इंस्क्रिप्शंस की, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख की, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर नॉन एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्री या अभिलेख शास्त्री कहते हैं। दोस्तों ये अभिलेख क्या है ना, पुराने समय में पत्थरों पर, पिलरों पर, लोहे पर लिखाया जाता था, है ना, लेख लिखाया जाता। इन्हीं लेखों को क्या कहते हैं? अभिलेख। पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं, स्टोन एडिक्ट कहते हैं। ताम्र पर लिखे लेख को, है ना, कॉपर एडिक्ट कहते हैं या ताम्रलेख कहते हैं। लोहे पर लिखे लेख को लोहलेख या आयरन एडिक्ट कहते हैं। इसी प्रकार पत्थरों पर, पिलरों पर, पत्ते पर लिखाया जाता था लेख, और इन्हीं लेखों को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी के अभिलेख माने जाते हैं, क्योंकि वो ईसा मसीह के जन्म से भी 3000 वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी, उस समय के अभिलेख हैं। लेकिन उन अभिलेखों को आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो अभिलेख है उसमें 63 लेटर है, और 63 लेटर में उन लेटरों को पिक्टोग्राफिक लेटर बोलते हैं। उसमें पिक्टोग्राफिक लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि। उस समय के लोग चित्र बना करके लोगों को मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते थे, इसलिए आज तक हमने उन लिपियों को डिकोड नहीं कर पाए। और जब हम उन लिपियों को डिकोड नहीं कर पाए तो हम मानते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, है ना, जो 3री शताब्दी के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख को ही हम लोग भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। हम जानते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो खरोष्टी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी दाहिने से बाएं, और जो ब्राह्मी लिपि है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, बाएं से दाएं। अशोक के ही कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाया गया, वो अरमाइक या यूनानी या अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। दोस्तों जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में ही तुगलक वंश में ही सबसे आखिरी और सबसे महान शासक हुआ करेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही अशोक के ही 2 पिलर, उत्तर प्रदेश का मेरठ पिलर और हरियाणा का टोपरा पिलर को 14वीं शताब्दी में दिल्ली लाया। और जब इन दोनों पिलर में लिखे गए लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड किया। सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में इन लिपियों को पढ़ा। जब तक जेम्स प्रिंसिप नहीं पढ़ा था इन लिपियों को, तब तक हम यही समझते थे ये श्रीलंका का राजा हुआ करता था जो भारत आया था शासन करने के लिए। हमें इसका नाम कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ा, अशोक के इन लिपियों को पढ़ा, तो उन्होंने बताया ये भारत का ही मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा हुआ करता था, जिसका नाम था अशोक वर्धन। और यही अपने बेटे महेंद्र वर्मन और अपनी बेटी सनमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजे। पूरा का पूरा कहानी पलट गई। क्यों? हमें एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिला, हमें एक पुरातात्विक स्रोत मिला, तो हम सही इतिहास को जान पाए। दोस्तों इसके बाद अगर हम मॉन्यूमेंट की बातें करें तो मॉन्यूमेंट में भी हमारे सामने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, जैसे रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कुतुब मीनार, ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल, चित्तौड़ फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का चित्तौड़ किला और आगरा का किला। ये सभी के सभी हमारे सामने मॉन्यूमेंट है, हमारे सामने क्या है? स्मारक है, जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है।
अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप में से कितने कोई दिल्ली के लाल किला गए हैं? क्या जो दिल्ली के लाल किला नहीं गए हैं, क्या वो मानते हैं दिल्ली में लाल किला है? तो दोस्तों दिल्ली में लाल किला का होना या ना होना हमें ये दर्शाता, हमें ये सबूत दिखाता है कि कभी शाहजहां ने ही 1638 से लेकर के 1648 ईस्वी तक इसका निर्माण कराया, और शाहजहां से लेकर के टोटल 13 मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर तक इसमें शासन किए। ये लाल किला ही हमें शाहजहां से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के इतिहास को दिखाता है। यही सारे के सारे 13 मुगल एम्पायर शासन किए इसे स्मारक से। उसी प्रकार ताजमहल से पता चलता है शाहजहां और बेगम मुमताज महल की यादें। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का किला से पता चलता है महाराजा रावल रतन सिंह, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसी प्रकार कुतुब मीनार से पता चलता है कि कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1199 ईस्वी में नींव रखा, और कभी इसका ही दामाद या गुलाम 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। तो इन स्मारक से हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। दोस्तों अगर हम स्टैच्यू की बात करें, अगर हम मूर्तियों की बात करें, तो हमारे सामने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है मूर्तियों में भी। अगर मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों में ही हमें मिली नटराज की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ नटराज। हमें मिली स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति। हमें मिली है स्टैच्यू ऑफ पुरोहित राजा की मूर्ति। इसके बाद हमें मिली है गॉड शिवा की मूर्ति। हमें मिली है पशुपति नाथ की मूर्ति। ये सभी के सभी मूर्तियाँ हमें क्या इतिहास के बारे में बताती है कि पशुपति नाथ का पूजा किया करते थे कभी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। ये सब चीज़ें हमें इन सब मूर्तियों से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। तो ये जो पूरे के पूरे रहे है ना, फॉसिल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट, स्टैच्यूज, ये सभी के सभी हमारे सामने क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जो इतिहास को जानने का सबसे पहला सोर्सेस है। दोस्तों इतिहास को जानने का हमारे सामने सबसे पहली सोर्सेस हुई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरी सोर्सेस है लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। दोस्तों ये साहित्यिक स्रोत अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रिलीजियस सोर्सेस, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस सोर्सेस, गैर धार्मिक ग्रंथ। अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो हमारे सामने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो हमारे सामने है रामायण, महाभारत, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो हमारे सामने है विनय पिटक, सूत पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यादान, बुद्ध चरित, महाविभास। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो हमारे सामने है कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। ये सभी के सभी ये हमारे सामने क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। इनसे भी हमें क्या इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म के जो साहित्य है उससे पता चलेगा। बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में पता चलेगा। भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में रामायण, महाभारत और इन पुराणों के इससे पता चलेगा। और हमारे यहाँ राजाओं ने भी कुछ साहित्य लिखे हैं, राजाओं द्वारा रचित साहित्य भी कुछ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सातवाहन वंश के राजा हाल ने लिखा गाथा सप्तशती, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन ने लिखा मात विलास प्रहसन, पश्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने लिखा नागानंदन, प्रियदर्शिका, रत्नावली, चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने लिखा मनो उल्लास। ये सभी राजाओं द्वारा रचित साहित्य है। इससे भी हमें क्या इतिहास के बारे में पता चलती है, क्योंकि जो राजा लिखेगा वो अपने बारे में लिखेगा, अपने साम्राज्य के बारे में लिखेगा। ये है राजाओं द्वारा रचित साहित्य। इसके बाद हमारे सामने कुछ साहित्यिक स्रोत भी है। हमारे देश में बहुत सारे विद्वान भी रहे और बहुत सारे विद्वान समय समय पर बहुत सारे बुक भी लिखे। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, कलहन का रजत रंगिनी, उसी प्रकार बाण्यभट्ट ने लिखा हर्षचरित्र, उसी प्रकार चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, उसी प्रकार कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, उसी प्रकार विशाखा दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। ये भी सभी क्या है, साहित्यिक स्रोत है जो हमें इतिहास के बारे में बताती है। तो इतिहास को जानने का पहला सोर्सेस हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा सोर्सेस हुआ लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने का तीसरा सोर्सेस होता है दोस्तों डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों हम जानते हैं हमारे देश में पुराने समय से ही बहुत सारे विदेशी यात्री आए और हमारे देश में लंबे समय तक रहे बहुत सारे विदेशी यात्री, और यहाँ से जा कर के हमारे देश का खुल करके बखान किया, हमारे देश का जम करके हमारे देश के बारे बताया। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। गुप्त काल में ही सबसे महान रूलर
चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में 399 ईस्वी में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था फुकोकी और बताया गुप्ता काल और भारत के बारे में जमकर के बखान किया। इसी प्रकार पश्यभूति वंश के सबसे महान राजा, सबसे महान रूलर हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में एक दूसरे प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया और भारत में इसने एक किताब लिखी सीयू की। इन्होंने लंबे समय तक भारत में रहा और यहाँ से बुद्ध शिक्षा भी प्राप्त की और जा करके इसने एक किताब जो लिखी थी फुकोकी, उसमें जम करके बखान किया भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में लिखा। इसके बाद इत्सिक नाम का एक लेखक 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जमकर बखान किया। इसके बाद महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया और लिखा किताब उल हिंद या तहकीक उल हिंद नाम का किताब लिखा और इन किताबों में मोहम्मद गजनवी और उस समय के भारतीय निवासियों का विवरण दिया उन्होंने। इसके बाद 9वीं शताब्दी में सुलेमान भारत आया और पाल और प्रतिहार शासक के बारे लिखा। तो दोस्तों, जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत में ही तुगलक वंश में एक पागल सुल्तान के बारे पढ़ेंगे, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को से ही एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री आए जिसका नाम था इब्न बतूता और इब्न बतूता आकर के 8 साल तक काजी के रूप में, एज ए काजी के रूप में रहा मोहम्मद बिन तुगलक का और 8 साल तक रहने के बाद इसने एक किताब लिखी, रिहला नामक किताब। और इसी रिहला में बताया कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पूरे के पूरे विश्व का सबसे प्रॉस्पेरस सिटी है, सबसे समृद्ध शहर है। और इसके बाद इसने बताया द ट्रेड बिटवीन मोरक्को एंड इंडिया, भारत और मोरक्को के बीच में व्यापार के बारे में बताया। और उसके बाद बताया पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता है, सिर्फ 3 जगहों को छोड़ करके, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना। दोस्तों, इतिहास के जानने को हमारे सामने 3 सोर्सेज थे। सबसे पहला प्रमाण जो हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों के विवरण। अतीत में घटित कोई भी घटना, कोई भी इवेंट अगर इन 3 कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी के साथ खरे उतरता है तो हम उन्हें इतिहास कहेंगे। अगर इन तीनों कसौटियों में से किसी भी कसौटी के साथ खरे नहीं उतरता है तो दैट्स इज नॉट ए हिस्ट्री, तो वो इतिहास नहीं कहेंगे। इट इज ओनली अ पास्ट, ये सिर्फ क्या होगा, एक अतीत होगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं इतिहास क्या है और आप लोग समझ चुके हैं कि इतिहास कहते किसे हैं और इतिहास किन चीज़ों को कहेंगे और इतिहास को जानने के लिए क्या क्या प्रमाण होना चाहिए, ये अच्छी तरह समझ चुके हैं। एज पर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का है ना सिलेबस क्या है। दोस्तों, आप सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर को देखें और सिर्फ आप कुछ मत कीजिए। आप हर एक एग्जाम का, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जो भी जीडी कांस्टेबल हो, चाहे वो रेलवे हो, सभी एग्जाम का क्वेश्चन को लगा करके देखिए। चाहे वो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे लगा करके देखिए और आपका कितना क्वेश्चन लगेगा, आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, ये देख लेंगे। ठीक है, मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों, मैं 90% क्वेश्चन मेरे से पढ़ने के बाद ऐसे ही मुंह में ही लगवा देंगे। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास में मैं पूरे के पूरे इतिहास को भी याद करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ याद करने का काम आप लोग का है, पढ़ाने का काम मेरे है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। आप लोग अपनी तरफ भी अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और जल्दी से है ना जॉब को हाथ में लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत तो करना होगा, मेहनत नहीं करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमें एक ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं, ना हमें खेती करने आती है, ना ही हमें और कुछ काम आती है। तो हमें जो भी करना होगा पढ़ के ही करना होगा। और पढ़ने हैं बच्चों तो ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, नहीं तो बस 2-3 साल तक वेट करेंगे, 2-3 साल तक झेलेंगे और 2-3 साल के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर घर में कुछ भी काम में बिजी हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा मत होइए, अपने लाइफ को अच्छी तरह से संवारिए। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा सिलेबस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के साथ, भारतीय इतिहास का सिलेबस के साथ। सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।